पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है सी टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट ₹15 ईच। तो शेयर्स इन एक्स लिमिटेड हमारे पास कितने 100 शेयर्स हैं, ठीक है। वो तो 15 कितने एक शेयर ले गया है, वो 15 रुपए का लेकर गया है, यानी 1500 का। ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, वही है एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1500 और 1500, ठीक है। और देखते हैं आगे, अब पॉइंट नंबर डी की भी हम बात कर लेते हैं लोग। पॉइंट नंबर डी में क्या कहा हुआ है कि द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शेयर को डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में दे रहे हैं, हमने पहले इस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। अब वहां से जो दोनों पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स हैं ए बी सी, इसको टेक ओवर कर रहे हैं। कितने रेशो में टेक ओवर कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में टेक ओवर कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये शेयर थे कितने के, शेयर्स इन वाई लिमिटेड, ये हैं हमारे पास 10,000 रुपए के शेयर्स, और इनका रेशो कितना है, इनका रेशो है 7:1। तो 7,000 ले गया ए, 2,000 ले गया बी, और 1,000 ले गया सी, ठीक है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि शेयर्स को डिवाइड कर दो इन तीनों में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों मिलकर शेयर्स को ले गए हैं, ठीक है। एसेट टेकन ओवर बाय ए बी सी जॉइंटली, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कितना कितना लेकर गए हैं, तो 10,000 में से 7,000 ए लेकर गया है, 2,000 बी लेकर गया है, 1,000 सी लेकर गया है, ठीक है। तो ये भी रियलाइजेशन के थ्रू ही हम एंट्री पास करेंगे। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 38 बेटा जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अपने आप ट्राई करना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45, क्या क्या था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 47, इसकी बात करते हैं। तो 45 सब कह रहे हैं कि हमने कर लिया, बहुत इजी था। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 47 की, 47 भी इजी था, सबने कर लिया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा एग्जाम्स में तो आएगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन लिख लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। PQR are partners sharing profits and losses in the ratio 3:3:2. Their respective capitals are in the profit sharing proportion, ठीक है। यानी इनकी कैपिटल भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इक्वल ही है। On 1st April 2019, the total capital of the firm and the balance of general reserve are 80,000 and 20,000. तो बेटा 80,000 हमें क्या दिया हुआ है, हमें टोटल कैपिटल दी हुई है। इस टोटल कैपिटल में से ए बी सी की कैपिटल कितनी होगी, जरा बता। PQR की कैपिटल कितनी होगी? सर पी की 30,000, क्यू की 30,000 और आर की 20,000। हाँ, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3:3:2, यानी 30,000 एंड 20,000, ठीक है। फिर इसके बाद हमें जनरल रिजर्व भी गिवन है 20,000 का। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 28,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो फर्म के पास कुछ प्रॉफिट का बैलेंस भी है, ठीक है, प्रॉफिट का बैलेंस भी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है फर्म के पास 28,000 का, ठीक है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर, इसके बाद हमें ड्राइंग्स भी दी हुई है, ठीक है। तो बेटा जो ड्राइंग्स होती हैं उसका बैलेंस यहाँ पर आता है। पी की ड्राइंग्स, क्यू की ड्राइंग्स और आर की ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स हैं इनकी 8,000, 7,000 और 5,000। ठीक है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये ड्राइंग्स अभी तक कैपिटल में से माइनस नहीं हुई है, अगर ये कैपिटल में से माइनस हो जाती तो ये बैलेंस शीट में नहीं आती। ठीक है, फिर आते हैं आगे। क्यों माइनस नहीं हुई है बेटा, बहुत ध्यान से देखो, जो इनकी कैपिटल दी हुई है ये 1 अप्रैल को दी हुई है। ठीक है, पी क्यू आर की कैपिटल हमें 1 अप्रैल को दी हुई है, और ये जो ड्राइंग्स है ये ड्यूरिंग द ईयर है। तो हमने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें से अभी तक ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ये अभी तक ओपनिंग कैपिटल ही शो कर रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। देयर लाइबिलिटीज वर 18,000, तो लाइबिलिटीज भी हैं कुछ अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज है 18,000 की। ठीक है, चलो। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, द एसेट्स रियलाइज्ड 1,08,600 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,800। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने अपनी पूरी की पूरी फ्रेम कर दी बैलेंस शीट के अंदर। अब क्या करना है हमें, अब हमें एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो चलो एसेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज टोटल कितनी होगी हमारे पास, 1,00,000 और 1,46,000 की टोटल लाइबिलिटीज है। तो हमारे पास एसेट्स भी 1,46,000 के ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब एसेट देख लेते हैं कितने होंगे हमारे पास। 20,000 माइनस कर दो तो 1,26,000 के हमारे पास एसेट्स होंगे, यानी अदर एसेट्स। ठीक है, सबको ये क्लियर है बैलेंस शीट, किसी को कोई डाउट इसमें? बाकी सबको बच्चों सबको क्लियर है। हमने ड्राइंग्स को यहाँ पर लिखा है, हम चाहें तो इन ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने उसको अलग ही अभी तक शो किया है। सबको क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। अब हमें क्या करना है, अब बेटा बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो याद रखो कि हमें जो कैपिटल दी हुई है ये 1 अप्रैल की दी हुई है, और फर्म कब डिसॉल्व हो रही है, हमें जो कैपिटल दी हुई है ये 1 अप्रैल को दी हुई है, 1/4/2019 को। ठीक है, कैपिटल्स दी हुई है। और फर्म कब डिसॉल्व हो रही है, 31/3/2020 को डिसॉल्व हो रही है फर्म। तो सबसे पहले तो हमें इस डेट पर अपनी कैपिटल्स को लेकर आना पड़ेगा, तभी तो कैपिटल की पेमेंट करेंगे हम 31/3/2020 को। तो पहले हमें कैपिटल से 1/4/19 वाली कैपिटल से 31/3/2020 वाली कैपिटल पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर। तो सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है इनका, 30,000, 30,000 एंड 20,000। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पर आने के लिए सारी चीजों को एडजस्ट इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:3:2 में 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आएगा, 7,500, 7,500 और 5,000। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन को। इसमें बोला हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है इनको 5%। तो पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना, 5% है, तो पी को कितना मिलेगा, पी की कैपिटल है
30,000 ओपनिंग पे देते हैं ना हम, क्योंकि इनकी कोई ड्राइंग्स तो है नहीं ड्यूरिंग द ईयर। तो 30,000 का 5%, पी का कितना हो जाएगा 1500, क्यू क्या हो जाएगा 30,000 पे 5% यानी 1500, और आर का हो जाएगा 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 4,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट कहाँ से करेंगे हम, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में से करेंगे। ठीक है, तो एंट्री आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500, 1500 और 1,000। ठीक है, अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था वो कितना था 28,000 था। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 28,000 माइनस 4,000 विच इज 24,000। बिल्कुल ठीक है, 24,000। ठीक है, अब इस 24,000 को हम किस में बांट देंगे, पी क्यू आर में बांट देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा 9,000, 9,000 और 6,000। ये हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ तो यहाँ पे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आना चाहिए? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये हमारा एप्रोप्रिएशन ही आएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बाकी सब बच्चे मुझे लग रहा है सो रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट इनको दे दिया। अब देखते हैं और हमें क्या करना है। जनरल रिजर्व भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब सब कुछ हम कर चुके हैं। क्या हम कैपिटल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, नहीं, कैपिटल को क्लोज नहीं करेंगे। कैपिटल की तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने से पहले हमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स कितने थे हमारे, 1,26,000 के थे। टू एसेट्स 1,26,000 ट्रांसफर कर दिया। फिर इसके बाद लाइबिलिटीज में सिर्फ अदर लाइबिलिटीज ही ट्रांसफर होगा 18,000 का, बाय लाइबिलिटीज 18,000। ठीक है, अब देखते हैं एसेट्स कितने के बिके हमारे। एसेट से जो पैसे आए हैं वो है हमारे पास 1,08,600 रुपये। ठीक है, और लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो लाइबिलिटीज को 18,000 में ही हम पे कर देंगे टू बैंक 18,000। तो एसेट्स भी चले गए और लाइबिलिटीज भी चली गई। अब बचता है हमारा रियलाइजेशन के खर्चे। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस की एंट्री कर देते हैं टू बैंक 1,800 रुपये। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर हमारा लॉस ही आएगा। 26 और 18 44, 1,45,800। तो बताओ कितना लॉस आया हमारा। तो लॉस आएगा हमारा 19,200 रुपये। और ये किस में बटेगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पी क्यू एंड आर, इन तीनों में लॉस को बांट देंगे। तो 7,200, 7,200 एंड 4,800, इतना इतना लॉस इन तीनों में बट गया। अब क्या करेंगे, लॉस को हम पोस्ट करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन 7,200, 7,200 एंड 4,800। ठीक है, अब और क्या रह गया। अब बेटा हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी वापस उस पे आते हैं। हमने देखा कि इनकी ड्राइंग्स तो हम पोस्ट करना भूल ही गए। तो इनकी ड्राइंग्स की भी हम एंट्री करेंगे, पोस्ट करेंगे कैपिटल में टू ड्राइंग्स। कितनी कितनी ड्राइंग्स हैं, 8,000, 7,000
एंड 5,000। ड्राइंग्स भी पोस्ट कर दी। अब क्या कुछ बचा बैलेंस शीट में? नहीं, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा। आप क्या करेंगे? अब कैपिटल की पेमेंट करते हैं। चलो, टू बैंक। तो पी को कितनी पेमेंट जाएगी? टोटल करते हैं। 37,500 प्लस 1,500 प्लस 9,000 माइनस, तो पी को पेमेंट जाएगी 32,800 रुपए। क्यू की चेक करते हैं। तो क्यू की कितनी जाएगी? 37,500 प्लस माइनस 14,200, 33,800 रुपए। और अब निकालते हैं आर की पेमेंट। 25,000 प्लस 7,000 माइनस 4,800 माइनस 5,000, तो 22,200 रुपए आर को पे कर देंगे। अब क्या करना है हमें? अब हमें हमारा बैंक अकाउंट चेक करना है। बैंक, तो रियलाइजेशन से कितने पैसे आए? बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? ओपनिंग तो जीरो ही होगा, गिवन ही नहीं था। तो रियलाइजेशन से कितने पैसे आए? रियलाइजेशन से आए 1,08,600। और गए कितने रियलाइजेशन की वजह से? 18 प्लस 1,800, 19,800 चले गए। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल की कितनी कितनी पेमेंट हुई है। बाय पी, पी को 32,800, बाय क्यू 33,800, बाय आर 22,200 रुपए। अब देखते हैं दोनों साइड का टोटल। तो 19,800 प्लस 32,800 प्लस 33,800 प्लस 22,200, तो ये आ गया हमारा 1,08,600। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? सर सर आपने बताया था कि अगर हमें दिया नहीं होता कि ड्राइंग कहाँ से हुई है, तो मतलब हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है ना सर? हाँ तो सर आउट ऑफ इसमें, प्रॉफिट हुई है और लास्ट डेट पे हुई है। ओ अच्छा, लास्ट डेट पे ड्राइंग्स हमने एज्यूम किया है, इसीलिए हमने ओपनिंग बैलेंस पे दे दिया। लास्ट डेट पे इस ड्राइंग्स को एज्यूम किया है, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है। ठीक है, ओके क्योंकि लास्ट तक हमारी कैपिटल इतनी ही रही होगी। ओके, ठीक है सर, ठीक है। और बोलो बेटा, किसको क्या डाउट है? सर मुझे ये बाकी समझ नहीं सब आया कि बच्चों, सर हमने ड्राइंग्स कैपिटल से बाहर क्यों ली, एक बार बता दो। ड्राइंग्स कैपिटल से बाहर इसलिए लिए हैं क्योंकि बेटा हमने जो बैलेंस शीट बनाई है, ये एक किसी पर्टिकुलर डेट पर नहीं बनाई। मैंने डेट नहीं लिखी है बैलेंस शीट की। जो हमें यस सर। कैपिटल गिवन है वो गिवन है हमारी 1 अप्रैल को। ठीक है, और जो ड्राइंग्स गिवन है वो है 31 मार्च को। तो जब तक हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक ड्राइंग्स हमने, इसका मतलब हमने ड्राइंग्स को कैपिटल में एडजस्ट नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए हमने उसको अलग से शो किया है। फिर जैसे ही हमने कैपिटल बनाया, हमने ड्राइंग्स को एडजस्ट कर दिया कैपिटल के साथ। यस सर। ठीक है, ओके सर। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर मैं यहीं पर एडजस्ट कर देता तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग बैलेंस पे जाना पड़ता। ठीक है, रिवर्स ओके सर। कैलकुलेशन से ओपनिंग बैलेंस से वापस जाना पड़ता है, इसलिए मैंने अभी ड्राइंग्स को अलग शो कर दिया। क्या हम ऐसे शो कर सकते हैं ड्राइंग्स को? हाँ बेटा कर सकते हैं, डेबिट बैलेंस होता है ड्राइंग्स का। और बोलो बेटा, किसको डाउट? आ गया सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, बाकी किसी भी बच्चे को कोई डाउट इस पूरे चैप्टर में कहीं भी? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारी फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है और काफ़ी टाइम है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगा और सभी उसके आंसर्स करेंगे, सभी उसके आंसर सर देंगे।
हाँ बेटा बोलो। सर मुझे चैप्टर 4 में से क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है बेटा, अभी कोई डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं रियलाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो बेटा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मुस्कान यही क्वेश्चन है। यस इसमें क्या पूछना है? सर मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरे को ये केसेस भी करना आ रहा है। केसेस नहीं करने आ रहे? यस सर। अच्छा चलो 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पार्टनर्स हैं ए बी सी और इन तीनों का ओल्ड रेशो हमें गिवन है। ठीक है, हमारे पास इन तीनों का ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो कितना है? 5/10, 4/10 एंड 1/10। केस 1 हमारा कह रहा है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। केस 1 में हमें कह रहा है कि सी ने क्या किया, 1/5 शेयर ए से ले लिया। ठीक है, तो ए का अगर मैं न्यू रेशो निकालूंगा तो इसमें से 1/5 माइनस कर दूंगा, इसका न्यू रेशो आ जाएगा, और इसमें 1/5 प्लस कर दूंगा। केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 ये कह रहा है कि सी ने 1/5 ए से रिसीव कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो ए का 1/5 से कम हो जाएगा ना, तो 5/10 में से 1/5 माइनस करोगे तो 3/10 बचेगा, और इसमें प्लस करोगे तो ये 3/10 हो जाएगा, और इसका 4/10 ही रहेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। केस 2 कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इस केस में क्या है कि सी ने 1/5 शेयर लिया है, लेकिन वे ए और बी से इक्वल रेशो में लिया है। ठीक है, मतलब जितना ए से लिया है उतना ही बी से लिया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। 1/5 को अगर हम 2 पार्ट्स में करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 1/10। तो इसका मतलब 1/10 ए से लिया है और 1/10 बी से लिया है। तो ए में से 1/10 माइनस कर दो, 4/10 इसका न्यू रेशो आएगा सेकंड केस में। बी में से 1/10 माइनस कर दो, इसका आएगा 3/10, और सी में प्लस कर दो, ये 3/10 आएगा। मुस्कान तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। अब आते हैं केस नंबर 4 में, थर्ड में। ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इसमें तो फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल करेंगे तो इसमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो निकल जाना चाहिए इसमें से। ओल्ड में से न्यू माइनस करो, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग है, माइनस में आंसर आ रहा है तो गेनिंग है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 पे एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। यानी सी ने जो एक्वायर किया है, ठीक है, केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। सी ने जो एक्वायर किया है वो किया है, यानी सी ने जो गेन किया है वो किया है ए के शेयर का 1/10। तो ए का शेयर कितना था? ए का शेयर था 5/10, 5/10 का 1/10, और बी के शेयर का, बी का शेयर था 4/10, इसका 1/2। तो उसने टोटल कितना एक्वायर कर लिया? 5/100 प्लस 4/20। इन दोनों को एलसीएम लेकर प्लस करोगे तो ये 25/100 आएगा। तो सी ने इतना एक्वायर किया है, तो ये सी में प्लस हो जाएगा। 1/10 में प्लस करोगे तो 35/100 सी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, ए में से कितना माइनस करोगे? ए में से इतना माइनस करोगे 5/100, 5/100 माइनस करोगे तो ये 45/100 बचेगा। सी बी में से कितना माइनस करोगे? 4/20 माइनस करोगे इसमें से, तो 4/10 में से 4/20 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये 4/20 आएगा।
ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20/100 आ जाएगा। तो ये इनका तीनों का न्यू रेशो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, और इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो बेटा रिकॉर्डिंग है, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। चलो बेटा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ हमारे चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सभी इसका आंसर करेंगे, मैं बस क्वेश्चन पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है। चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निकालो जल्दी से चैप्टर नंबर 8 में, पेज नंबर 8.51। यस सर। करें स्टार्ट। यस सर। चलो अब सब आंसर करना है इसका। ठीक है, धर्म अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000। ठीक है, धर्म एक पार्टनर था, हमने उसको अपॉइंट किया कि वो एसेट बेचेगा, लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा, और उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं हम 12,000। ठीक है, फिर इसके बाद एंड ही हैड टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, 12,000 उसको पैसे रेम्यूनरेशन मिलेगा और वो बियर करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 वर पेड बाय धर्म। ठीक है, 12,000 हमने उसको दिया एज रेम्यूनरेशन और उसने पे किया एक्सपेंसेस 11,000। क्या जनरल एंट्री होगी इसकी? तो बोलो। हम धर्म को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन 17 की मैं बात कर रहा हूँ। हम धर्म को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन टू धर्म 12,000। ठीक है, और उसने बोला है कि वो एक्सपेंसेस बियर करेगा और एक्सपेंसेस कितने आए? 11,000। तो क्या जनरल एंट्री होगी? जल्दी से बोलो। रेम्यूनरेशन टू धर्म 12,000, बस इतना ही होगा सर, क्योंकि बाकी वो अपनी पॉकेट से दे रहा है शायद। अच्छा, और आंसर करो बेटा सभी। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। इस 11,000 की हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। हमने इसमें रेम्यूनरेशन डेबिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें बुक्स क्लोज करनी है और हम सभी पेमेंट और सभी रिसीट रियलाइजेशन के थ्रू करते हैं। तो अगर हमने रेम्यूनरेशन को डेबिट कर दिया तो रेम्यूनरेशन एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर उसको क्लोज कैसे करोगे? इसीलिए हमारी एंट्री हुई रियलाइजेशन टू बैंक। एंट्री में हमने 11,000 का कोई भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 11,000 तो डी यानी धर्म अपनी जेब से देगा। यस सर फर्म की धर्म जेब से कैपिटल से कितना जा अकाउंट रहा नहीं है? आना था। हाँ सर, कैपिटल अकाउंट नहीं हाँ आना चाहिए था। हाँ, ठीक बोल रहे हो बेटा, डी इज कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। धर्म के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये धर्म के कैपिटल में चला जाएगा। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 हमें कह रहा है जे अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। तो जे को रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है 15,000। ठीक है, सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, और वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी बियर करेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंसेस है 16,000। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे आए हैं 16,000। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और है, इन एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 6,000 एक मिनट वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जे। ठीक है, ये जो 16,000 के एक्सपेंस थे ये किसने पे कर दिए? ये विजय ने पे कर दिए। किसके बिहाफ पे? जे के बिहाफ पे। एंट्री बताओ क्या होगी? तो रियलाइजेशन डेबिट 15,000 टू जे कैपिटल अकाउंट, और फिर
हाँ सर, बाकी तो वो अपनी जेब से कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट J's Capital to Vijay's Capital account, debit to 16,000. अच्छा, हमारी सही एंट्री होगी ये, रियलाइजेशन टू जेस कैपिटल अकाउंट 15,000। ठीक है, पता करते हैं क्यों। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस की जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हुआ था जे के साथ। ठीक है, तो हमने जे को 15,000 दे दिए, चाहे उसके एक्चुअल एक्सपेंस 16,000 आए, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। फर्म की जेब से 15,000 जा रहे हैं तो हमने 15,000 से एंट्री कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि पे तो विजय ने किया है, तो बेटा विजय ने जे के बिहाफ पे पे किया, क्या फर्म ने बोला था पे करने के लिए? नहीं, फर्म ने नहीं बोला था। तो ये जो विजय ने पे किए हैं ये जे और विजय की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें फर्म का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो यानी ये इनका कोई प्राइवेट रिलेशन था जिसकी वजह से इन्होंने दिया, इससे फर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्म का एग्रीमेंट था जे के साथ, इसलिए वो सिर्फ जे की कैपिटल में 15,000 डाल देगा। ठीक है, फर्म को कोई लेना देना नहीं है कि विजय ने पे किया किसने पे किया, वो उसने जे के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पे किया। समझ में आया ये केस? यस सर। बोलो बेटा, सबको समझ में आया? यस। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। Deepa, a partner, was to look process of dissolution. For this work, she allowed a remuneration. तो Deepa को यानी D's remuneration है 7,000. Deepa agreed to bear dissolution expenses और actual expenses थे 6,000. Actual expenses थे 6,000 और ये किसने पे किए हैं? ये हो गए पेड फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। ये जो 6,000 के खर्चे थे ये फर्म के बैंक अकाउंट से पे हो गए। क्या एंट्री होगी बताओ? Realization to Deepa Capital account. 7,000। 7,000। नहीं, बैंक क्रेडिट होगा फर्म का, फर्म का बैंक क्रेडिट होगा। सॉरी बेटा, इसकी एंट्री होगी, ध्यान से देखो, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट 7,000 टू बैंक, 6,000 टू दीपा 1,000। ये एंट्री होगी। हमने बैंक क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि फर्म ने पे किए हैं 6,000 तो फर्म के बैंक अकाउंट चले जाएंगे, उसकी पेमेंट हम दीपा को नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है कभी भी, टाइम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर